So let us continue with more examples of the topic, which is acidic strength, right? We were doing acidic strength. We started with acidic strength in the last class. So let us do some more examples related to the acidic strength. This was the 10th one. So what we can see is, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक मॉलिक्यूल, which is A and B, ठीक है? So these two are the molecules. And ये दोनों आपको क्या दिख रहा है? फिनॉल. लाइक अगर आप यहाँ से फ्लोरीन हटा दो और यहाँ से क्लोरीन हटा दो, तो these two molecules are phenol, parafluorophenol, and this is parachlorophenol. And we have to compare the acidic strength. ठीक है? तो अभी अगर यहाँ पे देखो, नेचर ऑफ हैलोजन जो है वो डिफरेंट है, राइट? तो यहाँ पे देखो, अगर हम इन दोनों का कॉन्जुगेट बेस बना दें, सो आफ्टर मेकिंग द कॉन्जुगेट बेस व्हाट विल हैव, ये हो गया O माइनस और यहाँ पे आ गया फ्लोरीन, ठीक है? एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका O माइनस एंड दिस इज योर क्लोरीन, राइट? सो बेसिकली आई सेड दैट हैलोजेंस के केस में आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बहुत डोमिनेंट होता है, ठीक है? बट देन इफ द नेचर ऑफ हैलोजन वाज सेम, सो वी कैन basically do the reasoning according to the inductive effect only. But अभी देखो यहाँ पे आपके हैलोजेंस जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है? सो पहली चीज क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? तो आप दोनों में ही देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है रिंग के साथ, सो दिस इज डीलोकलाइज्ड, दिस इज डीलोकलाइज्ड, ठीक है? दोनों में ही जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, दोनों में ही नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है? नाउ इफ यू सी, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो अपना माइनस आई लगाएगा, ठीक है, पैरा पोजिशन पे, और क्लोरीन भी माइनस आई लगाएगा पैरा पोजिशन पे, ठीक? वी नो दैट कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों प्लस एम भी लगा सकते हैं, प्लस एम, बट एज आई सेड दैट कि आपका जो हैलोजेंस होता है, इनफैक्ट फ्लोरीन में तो माइनस आई काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव जो होता है वो यूजुअली डोमिनेंट होता है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपका फ्लोरीन जो है वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ठीक है? बट देन होता क्या है, क्लोरीन जो है, अगर हमने इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बोला, तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्वियसली क्लोरीन से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है? उस हिसाब से फ्लोरीन वाला जो मॉलिक्यूल है इट हैज टू बी मोर एसिडिक। बट देन अगर आप देखो तो क्लोरीन जो है वो आपका माइनस एम भी शो करता है, क्लोरीन इवन शोज माइनस एम थ्रू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्योंकि अगर आप लोग ये देखो क्लास, व्हाट हैपेंस इफ नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे O डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एंड दिस इज द केस। जब ये नेगेटिव फिर से रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा, दिस इज डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नेगेटिव यहाँ पहुंचा, और जैसे ही नेगेटिव यहाँ पे पहुंचेगा, क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करेगा। देयरफॉर क्लोरीन में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के थ्रू ही नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, एंड देयरफॉर
ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो अनायन है, दिस विल बी मोर स्टेबल अनायन, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल अनायन, and therefore this is more stable conjugate base. और अगर ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, के वैल्यू अगर मैं बोलूं तो किसकी ज्यादा होगी, बी का ए से ज्यादा. सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट केसेस दैट आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर. नाउ कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स, जहां पे एक में है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, द अदर वन इज CHF3 फ्लोरोफॉर्म. ठीक है. नाउ which is more acidic, मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, जब हैलोजेंस आपके सारे जिनका नेचर सेम है, इन केस ऑफ हैलोजेंस वेयर द नेचर ऑफ हैलोजन इज सेम, वहां सिर्फ इंडक्टिव के हिसाब से आंसर दे दो. ठीक है. क्योंकि माइनस आई डोमिनेट्स ओवर द प्लस एन. बट जब नेचर ऑफ हैलोजन डिफरेंट है तो वहां पे मैंने क्या बोला, obviously you have to consider the other effects as well. जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्लोरीन में है, तो वो भी आपको ध्यान देना है. ठीक है. नाउ if you all see, I have taken a group which is CH2. if you all remember, तो हम CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं. CH3 को मिथाइल बोलते हैं. जब हमने मीथेन से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो इसको क्या बोलते थे, इफ यू ऑल रिमेम्बर, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइलिन. रिमेम्बर, इसको मिथाइलिन बोलते थे. तो ये हो गया आपका एक मिथाइलिन ग्रुप. ठीक है. और ये मिथाइलिन ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हो, इफ इट इज बॉन्डेड टू सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, तो ऐसे मिथाइलिन को हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं. वी कॉल इट एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब क्या होता है, इट इज हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन. ठीक है. तो एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन अगर इसके पास है, ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो एक एसिड के जैसे बिहेव कर सकता है. यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लिया हुआ है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, बट बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लेट्स सपोज इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल कुछ ऐसा, ये देखो. अब जरा देखो इस ध्यान से इस मॉलिक्यूल को. इस मॉलिक्यूल में अगर हम बोलें तो विद रिस्पेक्ट टू दिस सीओ ग्रुप, इस सीओ ग्रुप के रिस्पेक्ट में हमारा ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन अल्फा, राइट. सो वी कैन से दैट दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज अल्फा. सिमिलरली ये वाला भी कार्बन अल्फा है. बट अगर आप जरा ध्यान से देखो, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है. यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. लेट्स सपोज अगर मैंने इसको ए बोल दिया, इस वाले हाइड्रोजन को क्या बोला, ए बोला, और इस वाले को बी बोला, तो ये दोनों ही बी होंगे, बट मैंने सिर्फ एक को ही मेंशन किया है. दो बी, दोनों ही बी होंगे, बट एक को मेंशन किया एंड दिस इज सी. सो अगर मैं इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं, इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं तो क्या होगा, मतलब अगर आप हाइड्रोजन कहाँ से निकालो, ए से निकालोगे, तो क्या बनेगा, यू विल हैव द कॉन्जुगेट बेस नेगेटिव यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है. और अगर आप हाइड्रोजन कहाँ से निकालते हो, बी से निकालते हो, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा.
एंड सिमिलरली जब आप सी से निकालोगे तो एग्जैक्टली यही चीज बनेगी, राइट? इट इज लाइक आइडेंटिकली है सी के साथ, दिस वन. सो दीज आर द वेरियस कॉन्जुगेट बेसिस. अब अगर जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज अंडरगोइंग रेजोनेंस विद दिस पाई बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है. एंड इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये जो सीओ ग्रुप है वो क्या लगाएगा, वो माइनस आई लगाएगा. तो इसका मतलब ये सीओ माइनस आई लगा रहा है, प्लस ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज भी हो रहा है. तो इस नेगेटिव चार्ज को कौन कौन स्टेबलाइज कर रहा है, माइनस आई ऑफ सीओ प्लस रेजोनेंस, ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखो तो ये नेगेटिव चार्ज जो है, दिस नेगेटिव चार्ज, इट कैन अंडरगो डिलोकलाइजेशन विद बोथ सीओ ग्रुप्स, दोनों सीओ ग्रुप्स के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है. ठीक है. अब कुछ लोग ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन लग रहा है. मैंने क्या लिखवाया है, क्रॉस कॉन्जुगेशन और लीनियर कॉन्जुगेशन कब चेक करते हैं, जब पहले आप क्वांटिटी सेम करो. यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा है. यहाँ लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. यहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे दो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस का मतलब रेजोनेंस ज्यादा है, ठीक है. एंड इनफैक्ट ये जो सीओ ग्रुप है, ये दोनों सीओ ग्रुप्स क्या लगाएंगे, माइनस आई माइनस आई. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई आपके दो सीओ ग्रुप्स का लग रहा है. इनफैक्ट रेजोनेंस भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी दो सीओ ग्रुप्स की वजह से हो रही है. तो ये नेगेटिव चार्ज या ये अनायन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट. सो दिस कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल. एंड सिमिलरली अगर आप ए को देखो और सी को देखो तो ए एंड सी तो क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम ही चीज है ना. ए एंड सी आर व्हाट, आइडेंटिकल. ए एंड सी तो आइडेंटिकल है. ए की सी होगा माइनस आई लगेगा एज वेल एज रेजोनेंस होगा, ठीक है. सो दैट मीन्स माय क्वेश्चन इज कि अगर इस मॉलिक्यूल में आपको एसिडिक बिहेवियर बताना है हाइड्रोजन का, राइट, आप कौन से हाइड्रोजन को चूज करोगे हाइड्रोजन निकालने के लिए. इफ दिस मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज अगर इस मॉलिक्यूल के सामने आपने एक बेस भेज दिया है ना, बेस, हाइड्रोजन जो निकलता है H+, वो हवा में अपने आप ही निकल के नहीं चला जाता. वो निकलने के लिए देयर हैज टू सम स्पीशीज जो कि उसको क्या करेगी, वहां से लेगी. तो बेस का काम होता है प्रोटॉन निकालना. तो अगर इस मॉलिक्यूल का आप रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दो तो वो बेस कौन से हाइड्रोजन को निकालेगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, राइट, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस. सो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ, K स्टैंड्स फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन होगा, बीच वाला B. देन कौन सा होगा, देन A एंड C का एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर, ठीक है. सो अगर हम बेस की बात करें तो बेस सबसे पहले किसको निकालेगा, इसको निकालेगा. सो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको कार्बन से हाइड्रोजन लेट्स सपोज अगर निकालना है एंड यू हैव मोर देन वन ऑप्शन, तो आप कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है. एंड इनफैक्ट व्हाट डिड आई से, CH2 अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे CH2 को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं. एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट ये वाला जो कार्बन था ये CH2 है और ये दो CO ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है. सो ये एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बन गया. तो इस मॉलिक्यूल में आपको अगर हाइड्रोजन निकालना है फॉर द एसिडिक बिहेवियर तो आप कौन सा हाइड्रोजन निकालोगे, एक्टिव मिथाइलिन वाला. क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज द मोस्ट एसिडिक, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू मोर रेजोनेंस एंड मोर माइनस आई इफेक्ट. So we have these two molecules and we have to compare the acidic strength. Now the first question is कि आप हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे, ठीक है. इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे हो कि ना ही कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ना ही कोई OH ग्रुप है, ना ही कोई सल्फोनिक ग्रुप है. सो दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आप देख रहे हो हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ कार्बन के पास है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स दैट हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकलेगा, ठीक है. तो आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देखो क्लास, ये क्या हो गया, ये जो CH2 है ये दो तरफ से CO से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है. ये भी CH2 है बट ये एक तरफ CO से जुड़ा हुआ है, ये भी CH2 है जो कि एक ही तरफ CO से जुड़ा हुआ है. सो दैट मीन्स व्हिच इज द मोस्ट
एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, दिस वन, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन यही होगा ना, जहां पे दो तरफ से माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन होगा। तो अगर हम इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, दिस विल बी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। सो दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, ये दोनों CO के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है। एज वेल एज ये दोनों CO यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, माइनस आई, ठीक है। नाउ इन दिस केस, इस मॉलिक्यूल में आप अगर देखो तो आप हाइड्रोजन कहां से रिमूव करोगे, दिस कार्बन, ठीक है। इसके पास एक हाइड्रोजन है एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट यहाँ पे तीन CO ग्रुप्स इस पे माइनस आई लगाएंगे, ठीक है। सो आप कहां से हाइड्रोजन निकालोगे, विच गिव्स अस द मोस्ट स्टेबल अनायन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड दिस नेगेटिव चार्ज कैन अंडरगो डीलोकलाइजेशन इस पाई बॉन्ड के साथ, ये इसके साथ भी जा सकता है, एज वेल एज ये इसके साथ भी जा सकता है। तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा है 3 पाई बॉन्ड्स के साथ, इसमें रेजोनेंस कम है 2 पाई बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। इसमें रेजोनेंस एंड इंडक्टिव दोनों ज्यादा, ऑब्वियसली रेजोनेंस अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, है ना, more delocalization of the negative charge, so this is more stable anion, or we can say conjugate base. so acidic strength की बात करें, तो कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, आउट ऑफ A and B, A is more acidic than B. Is that clear? कोई डाउट किसी को? Compare the acidic strength of these two molecules. कहां से हाइड्रोजन निकालोगे आप, कहां से हाइड्रोजन निकालोगे? नाउ अगर इस कार्बन को देखो तो इसके पास है 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास देखो इसके पास भी है 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इनफैक्ट इन सारे कार्बन्स के पास भी हाइड्रोजन है, बट एक चीज देखना, अगर आप हाइड्रोजन यहां से निकालते हो तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन यहां से निकालते हो तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। इफ यू आर रिमूविंग दिस हाइड्रोजन तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, ठीक। सिमिलरली अगर आप यहाँ से निकालते हो तो नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा, बट इफ यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन, अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालो तो क्या होगा, you will be getting negative single double, negative single double, negative single double, that means ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा एंड इनफैक्ट यू कैन वेरी क्लियरली सी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है जब ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ये जो रिंग है, इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट इज साइक्लिक हो गया। सिंस डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। एंड देयर इज कंप्लीट रेजोनेंस इन दिस रिंग, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6 6 पाई, मतलब ऑड पेयर। सो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इट बिकम्स एरोमेटिक, ये रिंग क्या हो गई, ये एरोमेटिक हो गई, ठीक है। ये रिंग क्या हो गई आपकी, इट इज योर एरोमेटिक रिंग, ठीक है। नाउ अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, इसका अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो, इफ यू रिमूव हाइड्रोजन तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो क्या बनेगा, ये बना। तो नो डाउट यहाँ पे भी रेजोनेंस है, ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस है। एंड इनफैक्ट कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ तो रेजोनेंस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कितने पाई बॉन्ड्स के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, 3 पाई बॉन्ड्स के साथ। सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ज्यादा बनेंगे, बट देन दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
ये मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो ये साइक्लिक है, एंड ये नेगेटिव अगर डीलोकलाइजेशन में जा रहा है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, एंड देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑल्सो। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर व्हाट, हाईली अनस्टेबल। और जब ये हाईली अनस्टेबल है तो क्या हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाहेगा, सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोजन निकलना ही नहीं चाहेगा, के इक्विलिब्रियम इज व्हाट, लेस देन 1, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड ही नहीं करना चाहेगी। क्यों, क्योंकि बनने वाली स्पीशीज हाईली अनस्टेबल है। तो इन दोनों में किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, so this is obviously more stable conjugate base, ठीक है। out of A and B which is going to be more acidic, A और B में ज्यादा एसिडिक कौन है, K वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, A की ज्यादा होगी B से। is that clear? So we have to compare the acidic strength of these two molecules. And one very important thing is 2,4,6-trinitrophenol is also called as picric acid. है तो ये phenol, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक और कॉमन नेम है जिसको हम बोलते हैं picric acid. This is also called as picric acid. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, apart from this question, before doing this question I am asking another question, और ये शायद मैंने कराया भी है, ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में किया हुआ है, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल में which is more acidic, benzoic acid and phenol में which is more acidic, we have already done this, right? So we have already seen that benzoic acid is more acidic, benzoic acid is more acidic than phenol, because benzoic acid has 2 equivalent resonating structures, phenol has 4 non-equivalent resonating structures, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में या इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, हमने एक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल लिया हुआ है, और सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, क्या सब्स्टिट्यूएंट लगाया, नाइट्रो लगाया 2,4,6 पोजीशन पे, सो दिस इज योर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसका नाम देखो हो गया है पिक्रिक एसिड, ठीक है, पिक्रिक एसिड। अब आपको बताना है कि पिक्रिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है। इफ वी मेक द कॉन्जुगेट बेस, अगर मैं इन दोनों का कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से ही हाइड्रोजन रिमूव कर दे रही, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बना दिया दोनों का। तो अभी क्या होगा, जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा, ये भी, और ये नेगेटिव जो है वो इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पे जा रहा है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, और नेगेटिव जो है वो 2 ऑक्सीजन पे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑन 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन पे जाएगा, ओके वेरी गुड। अब यहाँ देखो पिक्रिक एसिड में जब नेगेटिव चार्ज जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जब वो डीलोकलाइज होगा तो वो कहाँ पे नेगेटिव पहुंचेगा, नेगेटिव आएगा ऑर्थो पे, नेगेटिव आएगा पैरा पे, नेगेटिव आएगा ऑर्थो पे, और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आपके ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, है ना, तो ये नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल डबल, ये इस NO2 के साथ भी डीलोकलाइजेशन में जाएगा, मतलब नेगेटिव अब ऑक्सीजन के ऊपर भी जाएगा। सिमिलरली जब ये नेगेटिव इस पैरा पोजीशन पे आएगा तो नेगेटिव सिंगल डबल, फिर से ये नेगेटिव का डीलोकलाइजेशन होगा और ये ऑक्सीजन पे आएगा, और सिमिलरली जब ये यहाँ पे आएगा तो ये इस नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ डीलोकलाइजेशन में जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको पहले तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे जब नेगेटिव कार्बन पे पहुंचेगा, और उसके बाद आपको 3 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले जब NO2 उसके ऊपर क्या लगाएगा, -M। तो इनफैक्ट यहाँ पे NO2 क्या लगा रहा है, -IN-M, यहाँ पे NO2 क्या लगाएगा, -IN-M, यहाँ पे NO2 क्या लगाएगा, -IN-M, एंड इनफैक्ट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे गया, नेगेटिव चार्ज ऑन 4 ऑक्सीजन, एंड
एज वेल एज उसके साथ साथ नेगेटिव जो है वो 3 कार्बन पे भी जा रहा है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, एंड इनफैक्ट नेगेटिव चार्ज इज गेटिंग डीलोकलाइज्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ऑक्सीजन। इसीलिए ये क्या होगा, दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा क्लास, विच इज मोर एसिडिक, पिक्रिक एसिड या बेंजोइक एसिड? सो पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, नाउ वी हैव टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ formic acid, benzoic acid and acetic acid. So this is a very important case जहाँ पे according to the Ka value it has been found that benzoic acid का acidic strength जो है वो acetic acid से ज्यादा होता है। ठीक है, according to the Ka value it has been, according to the experimental observation it has been found that benzoic acid is more acidic than acetic acid। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू द लॉजिक अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, बट देन रिमेंबर दिस इज द एक्सेप्शनल केस, जहाँ पे याद रखना कि बेंजोइक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। एंड इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इसमें क्या है, फिनाइल है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव या रेजोनेंस तो नहीं लगता, और इसमें बेंजीन रिंग जो है वो क्या लगाती है, प्लस एम लगाता है इस पे, प्लस एम, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कम हो गया। ठीक है, एंड देन बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड में जस्ट रिमेंबर दैट इट्स द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू द के वैल्यू। सो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फॉर्मिक, फिर कौन होगा, बेंजोइक, फिर कौन होगा, एसिटिक। तो ऐसे याद रखो, FBA याद रखना इस ऑर्डर को। F stands for formic acid, B stands for benzoic acid, A stands for acetic acid. So the order will be सबसे acidic formic, then benzoic, then acetic. Now these two molecules, if we look at these two molecules, so ये molecule का अगर आप IUPAC nomenclature करो तो ये molecule क्या है आपका, this is butene dioic acid. This is butene dioic acid है ना, ये butene dioic acid है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप सेम साइड पे, तो ये सिस ब्यूटोइन डायोइक एसिड हो गया। और अगर यहाँ पे आप देखो नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या है, अगेन दिस इज ब्यूटोइन डायोइक एसिड, बट यहाँ पे सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड हो गया, तो ये क्या होगा, ट्रांस ब्यूटोइन डायोइक एसिड। ठीक है, ट्रांस ब्यूटोइन डायोइक एसिड। नाउ cis-butene dioic acid is also called as malic acid, and trans-butene dioic acid is also called as fumaric acid. तो नाम याद रखिएगा अभी आप लोग। ठीक है, ये सारे नाम जो इतने कॉमन नेम्स हैं, सम ऑफ द कॉमन नेम्स आर इम्पोर्टेंट है ना, इनके कॉमन नेम से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया मैलिक एसिड, ब्यूटोइन डायोइक एसिड सिस फॉर्म, एंड फ्यूमेरिक एसिड इज द ट्रांस फॉर्म। अब इन दोनों में अगर हम बात करें, तो आप अगर हम फर्स्ट हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, पहला हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करें, ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन जब आप रिमूव करोगे इन दोनों से, तो यहाँ पे जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, इसको हम फर्स्ट पहले हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं तो Ka1 बोला। ठीक है, सो दिस इज Ka1 प्राइम, Ka1 प्राइम। तो इसका बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या आया, दिस इज COO माइनस, दिस इज COH, और इसका क्या होगा, COO माइनस, दिस इज COH। ठीक है, नाउ हमें कंपेयर क्या करना है, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। ठीक है, सो अब अगर आपने पहला हाइड्रोजन निकाला, एक और अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे, जब दूसरा हाइड्रोजन निकालोगे तो वो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा दैट विल बी Ka2। बट अभी मैं पहले की बात कर रही हूँ और इन दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को Ka1 एंड Ka1 प्राइम को कंपेयर कर रही हूँ। सो अगर आप इसका कॉन्जुगेट बेस देखो
तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो है, ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, इट विल बी इन्वॉल्व इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो किसी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो देयरफॉर ये वाला जो बेस है कॉन्जुगेट बेस, दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या होगा, दिस इज लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। सो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो K1 एंड K1 प्राइम में ज्यादा एसिडिक कौन है, मैलिक एसिड। पहला हाइड्रोजन जब आप निकाल रहे हो तो मैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, सो वी कैन से दैट Ka1 इज ग्रेटर देन Ka1 प्राइम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक और हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, मतलब जब सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कंपेयर करेंगे, एक और हाइड्रोजन जब आप रिमूव करोगे तो कहां से रिमूव करोगे, ऑब्वियसली COH वाले हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, दैट मींस यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस ग्रुप, और यहाँ पे किससे रिमूव करोगे, यहाँ से। ठीक है ना, सो मूविंग ऑन, आगे देखो। अब अगर हम सेकेंड हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, सेकेंड हाइड्रोजन फिर से मैं बना रही हूँ उसको, दिस वाज CO माइनस एंड COOH, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। ठीक है, एंड दिस वाज COO माइनस, और यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे है COH ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हम जब सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, दोनों में, और इसमें ये वाला, तो क्या होगा, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, दिस इज योर COO माइनस, COO माइनस, एंड दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ये क्या होगा, COO माइनस, COO माइनस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नाउ टेल मी which one is more स्टेबल, और इसको इस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, Ka2, जब सेकेंड हाइड्रोजन निकाला, Ka2 प्राइम। अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब किसकी कंपेयर करनी है, इन दोनों की करनी है, इसकी और इसकी। ठीक है, सेकेंड हाइड्रोजन जब निकाल रहे हैं, तो अब बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये होगा या ये होगा। जब आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है, यू कैन वेरी क्लियरली सी कि इसमें क्या है, इसमें इन दोनों नेगेटिव चार्जेस के बीच में, सिंस ये सिस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में ये दोनों नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, बिकॉज बोथ द CO ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। ठीक है, रिपल्शन because both the CO groups are present both on same side। ठीक है, और यहाँ पे CO जो है वो ग्रुप्स क्या है, ये दूर है, both CO groups are on the same side। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है COO माइनस ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, इसलिए इसमें रिपल्शन ज्यादा है, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। और इसमें क्या है, इसमें ट्रांस में ये दोनों साइड, दोनों CO ग्रुप्स क्या है, दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड होंगे तो लेस रिपल्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, राइट। तो दैट मीन्स इस केस में ये क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा, राइट, और ये कम एसिडिक होगा। ज्यादा एसिडिक का मतलब K वैल्यू ज्यादा, कम एसिडिक का मतलब K वैल्यू कम, सो दिस बिकम्स मोर एसिडिक एंड दिस बिकम्स लेस एसिडिक। सो अगर हम यहाँ पे K वैल्यूज को कंपेयर करें, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो क्या होगा, Ka2 प्राइम, मतलब फ्यूमेरिक एसिड का जो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो आपके मैलिक एसिड से ज्यादा है, जबकि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आप देखो, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट तो वो किसका ज्यादा था, वो आपके फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा था। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आप देखो तो फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा था, सॉरी मैलिक एसिड का ज्यादा था कंपेयर टू फ्यूमेरिक, बट सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा है, फ्यूमेरिक का ज्यादा है कंपेयर टू मैलिक एसिड। चलो, नाउ इफ वी लुक एट दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मैंने आपको एक जनरलाइज्ड
ऑर्डर दे रखा है ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड आप रीजनिंग करके ये आंसर बता भी सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो एसिड मैंने लिया हुआ है HCl, दैट मींस HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अगर हम सल्फोनिक एसिड ले लें SO3H, तो सल्फोनिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बीच में अगर आप सल्फोनिक ले लो यहाँ पे, तो सल्फोनिक एसिड जो है वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आप रीजनिंग बता सकते हो, ठीक है, आप रीजनिंग दे सकते हो, मैंने सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख लो, HCl जो है इट इज अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड। देन मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक लिया है, देन कार्बोनिक लिया है, देन फिनॉल लिया है, देन वाटर, देन अल्कोहल। तो आप यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, दिस इज फिनॉल। फिनॉल पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो आपका अल्कोहल है, दिस इज अ वीकर एसिड कंपेयर्ड टू वाटर, दिस इज अ वीकर एसिड कंपेयर्ड टू वाटर। तो जनरली वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड, एंड जो वाटर से वीक होते हैं उनको वीकर एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लो कि अल्कोहल जो है वो वाटर से तो क्या होता है, वाटर से वीक एसिड है, और फिनॉल जो है वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है। अल्कोहल एंड वाटर का एक एक्सेप्शन मैं दूंगी जो कि मैं अभी लिख पाऊंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे HCl रिलेटिवली सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है व्हेन आई हैव टेकन ऑल दीज मॉलिक्यूल्स। तो आप यहाँ पे ये चीज याद रखना कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट इज नेगेटिव ऑन Cl माइनस। तो नेगेटिव चार्ज ऑन Cl, क्लोरीन, बिगर साइज ऑफ क्लोरीन is more stable compared to negative charge on carbon, ये चीज याद रखना। Therefore HCl is a stronger acid compared to carboxylic acid, carbonic acid, phenol, water, alcohol, etc. Negative charge on chlorine is more stable compared to the negative charge on oxygen. Therefore HCl is a stronger acid compared to carboxylic, carbonic, phenol, water, etc. फिर कार्बोक्सिलिक जो है वो कार्बोनिक से ज्यादा एसिडिक क्यों है, इसकी रीजनिंग बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये बनेगा, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड इज H2COO3, मतलब यहाँ पे ये है, ये हो गया, ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है नो डाउट CO के साथ तो रेजोनेंस में है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप, ये OH ग्रुप भी यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा इस CO के साथ। तो ये OH यहाँ पे क्या लगा रहा है, प्लस M लगा रहा है। और अगर ये प्लस M लगाएगा तो जो अनायन है, अनायन को ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में CO माइनस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है कंपेयर्ड टू कार्बोनिक एसिड, एंड देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज a stronger acid compared to carbonic acid. Is that clear class? और फिनॉल में आपको पता है कि नेगेटिव जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन से हटके 3 और कार्बन पे जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव किस पे जा रहा था, यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, बट यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है जो कम स्टेबल है। तो इसलिए फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से कम हो गया। वाटर में क्या है, वाटर में आपका OH माइनस बन रहा है, सो नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव डीलोकलाइज हो रहा था, सो दिस इज मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू OH माइनस। अब ROH में इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो RO माइनस बनेगा। तो RO माइनस में क्या होगा, R प्लस आई लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, तो अनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। इसलिए वाटर जो है वो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बट एज आई सेड, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगी, एंड दैट चीज इज व्हाट, दैट चीज इज व्हाट, इसका एक एक्सेप्शन याद रखना है आप लोगों को कि जनरली वाटर जो होता है वो अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड है, बट देयर इज वन अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, which is your methanol or methyl alcohol, which is a stronger acid compared to water. तो ये चीज याद रखिएगा, इन जनरल वाटर जो होता है वो अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, but there is an exception to this, that methyl alcohol or methanol is a stronger acid compared to
वाटर। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल के बाद देखो नेगेटिव ऑक्सीजन पे था, उसके बाद जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या होगा, ये क्या है, टर्मिनल अल्काइन, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पे है और यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, तो अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन टर्मिनल अल्काइन। बट अगर हम टर्मिनल अल्काइन और अमोनिया को कंपेयर करें तो क्या होगा, दिस इज नेगेटिव चार्ज ऑन sp कार्बन और ये नेगेटिव चार्ज है आपके नाइट्रोजन पे। सो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ये मैंने इंडक्टिव में करा रखा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू अमोनिया। इंडक्टिव इफेक्ट में कराया है ये चीजें, दोबारा से बता रही हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव sp2 कार्बन पे है, ये क्या होगा, दिस इज लेस एसिडिक कंपेयर टू अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन पे है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एंड हेंस मोर एसिडिक, एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन। सो ये ऑर्डर आप रीजनिंग के साथ भी याद रख सकते हो पूरा, बट ये चीज याद रखना कि HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर्ड टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, राइट, क्योंकि नेगेटिव ऑन क्लोरीन इज मोर स्टेबल देन नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, so we have almost covered various varieties of questions related to the acidic strength. Now we are moving on to what, we are moving on to SIP. ठीक है, steric inhibition steric inhibition to protonation. This is also what, an ortho effect. So let us start with steric inhibition to protonation, जिसको हम क्या बोलते हैं, in short we call it as SIP. SIP, steric inhibition to protonation, and this is also ortho effect. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन्स किस तरह से अफेक्ट होती है ड्यू टू दिस SIP इफेक्ट। जिस तरह से मैंने बेंजोइक एसिड में आपको बताया था कि ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो गई थी। यहाँ पे हम देखेंगे SIP का एप्लीकेशन इन केस ऑफ एनिलीन, बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज SIP इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, आई एम टेकिंग अ मॉलिक्यूल विच इज योर इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हो तो दिस इज बेंजीन अमीन विच इज कॉमनली कॉल्ड एज एनिलीन बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छी बात है, चलो। और मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया विच इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, which is your ortho substituted aniline. यहाँ पे लगा दिया मिथाइल CH3, so this is your ortho substituted aniline. ऑर्थो इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो बेंजीन में हम ऑर्थो पोजीशन का कुछ तो रोल जरूर देखेंगे, सो दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो मैंने आपको सिखाया हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं, क्लास बताओ बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ conjugate
एसिड, या मैंने एक और चीज क्या बताई थी, या टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड और टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, ठीक है। नाउ लेट अस सी, अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स का लेट्स सपोज अगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का लेट्स सपोज अगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो क्या होगा, हम इन दोनों के कॉन्जुगेट एसिड बना देते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को हम हाइड्रोजन H प्लस ऐड करते हैं। दिस इज हाउ द कॉन्जुगेट, दिस इज हाउ द कॉन्जुगेट एसिड इज फॉर्म। इफ दिस इज बेस, तो H प्लस ऐड करके हम उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, ये पढ़ाया है मैंने। तो इस एनिलीन का अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको H प्लस देंगे, राइट, और ये H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, इस लोन पेयर पे करेगा। तो आपका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, NH3 प्लस N, अब हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ये NH3 प्लस, ठीक है, ये बन गया, राइट, ओके। अच्छा, एक और चीज अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लेट्स सपोज इफ द बॉन्ड एंगल बिटवीन NH बॉन्ड्स के बीच में अगर बॉन्ड एंगल लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ भी था, अल्फा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये NH3 प्लस जो आपका बना, ये जो NH3 प्लस आपका बन रहा है, ठीक है ना, तो ये बॉन्ड एंगल लेट्स सपोज अगर बीटा है, तो अल्फा और बीटा में कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा है, अल्फा और बीटा में कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा है, अल्फा एंड बीटा में बीटा बॉन्ड एंगल ज्यादा है। इसका मतलब जब H प्लस आके जुड़ता है, जब H प्लस आके जुड़ता है तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। इसका मतलब ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप्स हैं ये और ज्यादा एक दूसरे से थोड़ा डिस्पर्स हो गए, ठीक है। अब देखो, अगर हमने ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लिया है, तो इसका पहले हम कॉन्जुगेट एसिड बना लेते हैं, और इसका जब हम कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, H प्लस ने आके अटैक किया, क्या बनेगा, NH3 प्लस, ठीक है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है CH3 ग्रुप। तो देखो होता क्या है, होता क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, हमें पता है कि जब एनिलीन H प्लस को एक्सेप्ट करता है और अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड, तो होता क्या है, उसका बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे भी बढ़ेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। ये अगर अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्थो पोजिशन पे एक ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, विच इज ऑलरेडी लाइक जो कि स्पेस में एक फैला हुआ ग्रुप है। तो बॉन्ड एंगल बढ़ने से क्या होगा, ये जो ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एंड सिंस ऑर्थो पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाय अ ग्रुप, बाय अ बल्की ग्रुप, तो क्या होगा, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा स्टेरिक रिपल्शन, या जिसको हम बोलते हैं वैंडरवाल रिपल्शन, ठीक है। बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से दे कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, ठीक है, ग्रुप्स कम इन close proximity to each other, तो अभी क्या होगा, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, स्टेरिक रिपल्शन या वैंडरवाल रिपल्शन। अब अगर स्टेरिक रिपल्शन हो गया तो क्या होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का जो कॉन्जुगेट बेस है,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल होगा। और ये कब हो रहा है, जब आपके ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट बोल रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड है, जो कॉन्जुगेट एसिड है, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट इट इज गेटिंग डिस्टेबलाइज्ड, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट conjugate acid is what, it is destabilized, it is destabilized। इसीलिए जब एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो वो प्रोटोनेशन को इनहिबिट करता है। प्रोटोनेशन नहीं करना चाह रहा, क्यों नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जब वो प्रोटोनेट होता है तो प्रोटोनेट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टेरिक रिपल्शन होता है एंड दिस कॉन्जुगेट एसिड गेट्स डिस्टेबलाइज्ड। तो वो अपने आप को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाह रहा है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगी। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनने वाली स्पीशीज क्या है, इट इज लेस स्टेबल। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ये स्पीशीज जो बन रही है वो क्या है, वो कम स्टेबल है। क्यों कम स्टेबल है, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, इसीलिए ये प्रोटोनेशन को करना ही नहीं चाहता। तो इसको क्या बोलना है, इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। इसको क्या बोल रहे हैं, इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन एंड ड्यू टू steric repulsion, therefore it is called as steric inhibition to protonation। इसको क्या बोलते हैं, steric inhibition to protonation बोलते हैं। इसका मतलब SIP, एंड SIP की वजह से आपका जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, SIP की वजह से जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ KB किसको इंडिकेट करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को। तो बेसिक स्ट्रेंथ में कौन ज्यादा बेसिक होगा, एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा, विच इज मोर बेसिक। किसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, इसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, इसका कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन ज्यादा आपका बेसिक होगा। सो एनिलीन इज मोर बेसिक, एनिलीन इज more basic than ortho substituted aniline in general। तो यहाँ पे क्या होगा, in general aniline is more as basic than ortho substituted aniline। if it is A and it is B तो हम क्या बोल सकते हैं, A is greater than D, B A की बेसिक स्ट्रेंथ B से ज्यादा है। ठीक है, IP in case of ortho substituted anilines, in case of ortho substituted anilines due to SIP, its basic strength is lesser than that of non substituted aniline। ठीक है, आइडियली अगर यहाँ पे हम देखें तो मिथाइल जो है वो कॉन्जुगेट एसिड को ज्यादा स्टेबल करता है ड्यू टू प्लस आई एंड प्लस एच, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटोनेशन के बाद स्टेरिक रिपल्शन आ जा रहा है, जिसकी वजह से इसका कॉन्जुगेट एसिड कम स्टेबल हो जाता है एंड देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। जबकि बेंजोइक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी SIR की वजह से, और एनिलीन में SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। इफ दिस इज द KB वैल्यू तो PKB वैल्यू क्या हो जाएगी, A का PKB B से कम। If I am taking a molecule which is this is molecule A, ortho substituted aniline जिसमें मिथाइल लगा हुआ है, and this is NH2 which is having methyl at meta position। ठीक है, ओके।
So let us compare the basic strength of these molecules, जिसमें D में मैंने लिया हुआ है simply aniline, A, B and C में मैंने लिया हुआ है substituted aniline. This is ortho substituted, this is meta substituted, this is para substituted. Obviously substituent पे तो depend करेगा ही, right? Substituent पे तो depend करेगा ही, but अगर aniline की ortho position पे कोई group आ रहा है तो वहां पे SIP भी लगेगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं विदाउट कंसिडरिंग SIP, बिना SIP को देखे अगर हम इसका बेसिक स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, इन सबके अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बना दें, फटाफट से बना दो कॉन्जुगेट एसिड, तो कॉन्जुगेट एसिड में क्या बनेगा, NH3+, मतलब कटायन बन रहा है, और कटायन को कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया NH3+, और ये मेटा पोजिशन पे ये क्या हो जाएगा, and this is NH3+, ठीक है? That means आपका जो conjugate acid बन रहा है वो cation है, conjugate acid is what, cation, and cation is stabilized by electron donating group. तो हम यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, कौन बताएगा? नेगेटिव चार्ज क्या डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा बेंजीन रिंग के साथ? नहीं जाएगा, बताया था ना, नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड्स नहीं बन सकते, इफ यू ऑल रिमेम्बर, नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड्स बनेंगे, नहीं बनते, है ना? ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो लोकलाइज्ड है, और वो सब में लोकलाइज्ड है, सब में लोकलाइज्ड है, एवरीवेयर सब में लोकलाइज्ड है, ठीक? अब यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एट डिफरेंट पोजीशंस। यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पे ये क्या लगाएगा, ऑब्वियसली +I तो लगाएगा ही, +H भी लगाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है? मेटा पोजीशन पे क्या लगाएगा, ओनली +I। पैरा पोजीशन पे ये क्या लगाएगा, मिथाइल, मिथाइल CH3 क्या लगाएगा, +I एट पैरा एज वेल एज +H एट पैरा, ठीक है? अब जरा देखो, अगर हमने यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में SIP नहीं पढ़ा होता, विदाउट कंसिडरिंग SIP, अगर हमें SIP का कोई आइडिया नहीं होता तो हम इसका ऑर्डर क्या निकालते हैं हम इसका ऑर्डर क्या निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो क्या कर रहा है, एनिलीन को, आई मीन कॉन्जुगेट एसिड को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता, A होता, दिस वुड बी मोस्ट स्टेबल, उसके बाद कौन होता, C होता, फिर B होता एंड फिर D होता। सो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाता, जो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता, आपका A होता, फिर कौन होता, C होता, फिर कौन होता, B होता, फिर कौन होता, D होता। बट अभी हमने पढ़ा कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे एनिलीन के कोई ग्रुप आ जाए तो वहां पे वो प्रोटोनेशन को इनहिबिट कराता है, क्योंकि वहां पे जो उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है उसमें बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, एंड देयरफॉर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से भी कम हो जाता है। ये था ना यहाँ पे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज व्हाट इट इज, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन is weaker base than aniline in general, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे SIP लग रहा है, SIP, और SIP की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ किससे कम हो जाएगा, एनिलीन से भी कम हो जाएगा, राइट? सो दैट मीन्स A is a weaker base compared to D। तो अब यहाँ पे बताओ एक्चुअल में ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, C, उसके बाद कौन होगा, B, उसके बाद कौन होगा, D, and then you have A। So this is the actual order for basic strength। ये गलत है, ये तो हमने जब SIP को कंसिडर नहीं किया था तब देखा था, बट अगर आप SIP को कंसिडर करो तो मैंने अभी क्या बताया, एनिलीन में आपको याद रखना है कि अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तो SIP की वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से भी कम हो जाता है, सो A becomes a weaker base compared to D। So we have to compare the basic strength of these molecules, right? In case of aniline, मतलब यहाँ पे aniline substituted है, OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशन पे, ठीक है?
तो मैंने आपको एक चीज बताई है, देखो अगर इन जनरल हम बात करें तो क्या होगा, अगर हम सबके सबके कॉन्जुगेट एसिड्स बना दें तो कॉन्जुगेट एसिड्स में क्या होगा, NH3 प्लस NH3 प्लस NH3 प्लस, राइट। अगर मैं सबका कॉन्जुगेट एसिड बना दूं तो NH3 प्लस NH3 प्लस NH3 प्लस, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी NH3 प्लस, सबके कॉन्जुगेट एसिड्स बन जाएंगे। देन इफ यू सी तो होगा क्या, OH ग्रुप OH ग्रुप का ऑर्थो पोजीशन पे कौन कौन सा इफेक्ट लग सकता है, -I एट ऑर्थो एंड +M, लोन पेयर वाला ग्रुप है ना, लोन पेयर वाला ग्रुप +M भी लगाता है ऑर्थो पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि +M डोमिनेट करता है इंडक्टिव पे, तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन गया। और अगर OH आपका मेटा पोजीशन पे लगा हो तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव लगता है मेटा पोजीशन पे, +M नहीं लगता, एंड इंडक्टिव इज -I, तो -I तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कटायन को डिस्टेबलाइज करता है। that means it is going to be a weaker base compared to ammonium ion, अमोनियम से भी एनिलीन से भी ये वीकर बेस हो जाएगा। जब OH पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो पैरा पोजीशन पे क्या क्या लगाएगा, पैरा पोजीशन पे ये लगाएगा -I एंड +M, एंड डोमिनेट कौन करता है, +M, देयरफॉर ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो कटायन को स्टेबलाइज करेगा, इसका मतलब C इज मोर बेसिक देन D, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्लास, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि OH जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो पोजीशन पे इसका SIP लगेगा, ठीक है, बट यहाँ पे इसका OH का यहाँ पे SIP नहीं लगता, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया है इन जनरल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज वीकर बेस देन एनिलीन। यहाँ पे आप दो एक्सेप्शन यस आप बोल सकते हो कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ OH यहाँ पे SIP नहीं लग पाता, तो यहाँ पे एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना है आप लोगों को, दैट दैट इन जनरल या generally all ortho substituted aniline ortho substituted anilines are weaker base, yeah, generally all ortho substituted aniline is weaker base than aniline is weaker base than aniline except with OH and OMe group। अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH एंड OMe ग्रुप लगेगा तो यहाँ पे आपको SIP नहीं लगाना, याद रखना, यहाँ पे आपको कोई SIP नहीं लगाना है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे SIP नहीं लगाना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे SIP नहीं लगा रहे तो यहाँ पे नॉर्मल रूल लगा रहे हो, एंड नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कटायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। सो इसका मतलब ये चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो B का एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया D से कम, इसका मतलब B का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो D से कम हो गया, एंड A एंड C का एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ D का बेसिक स्ट्रेंथ B से ज्यादा हो गया, और A एंड C का बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इन दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्टेबलाइज हो रहा है कटायन। नाउ द क्वेश्चन इज कि A और C में ज्यादा बेसिक कौन होगा, जिसका कटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अभी हम कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, जितना +M आपका होगा ऑर्थो पे उतना ही +M होगा मेटा पे, सॉरी पैरा पे, बट देन इंडक्टिव एट ऑर्थो इज ग्रेटर देन इंडक्टिव एट पैरा, सो -I यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, और -I कटायन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, देयरफॉर C की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, तो C का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, A से ज्यादा हो जाएगा।
सी का बेसिक स्ट्रेंथ ए से ज्यादा होगा, क्योंकि सी में क्या लग रहा है, सी में इंडक्टिव लग रहा है पैरा पे, और ए में इंडक्टिव लग रहा है ऑर्थो पे, तो ये इंडक्टिव ज्यादा है। और जितना मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है ऑर्थो एंड पैरा पे, वो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, बट इंडक्टिव के हिसाब से ए की स्टेबिलिटी कम हो गई, एंड देयरफॉर सी बिकम्स द मोस्ट बेसिक। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमने एस आई पी नहीं लगाना है, ओ एच एंड ओ एम ई में नो एस आई पी। So let's compare the basic strength of these two molecules. Let us compare the basic strength of these two molecules. ठीक है, तो बताओ दोनों में लोन पेयर जो है वो क्या हो रहा है, लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? दोनों में लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस में जाएगा। So this is a delocalized lone pair, this is also a delocalized lone pair. ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों ही केसेस में इफ यू सी, अगर हम इनका कॉन्जुगेट एसिड बना दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को, ये जो पाई बॉन्ड है sp2 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन क्या लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, माइनस आई, यहाँ पे भी लग रहा है माइनस आई। सिमिलरली ये बेंजीन रिंग क्या लगाएगी, ये बेंजीन रिंग क्या लगाएगी, माइनस आई, मतलब दोनों में माइनस आई लग रहा है। बट अगर आप इन दोनों को देखो तो यहाँ पे ये जो रिंग है, अभी आप इस रिंग को देखो तो इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, क्योंकि अभी नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन दिस इज एक और हाइड्रोजन हो गया ना, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा। अगर आप नाइट्रोजन का अभी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखो तो ये sp3 हो गया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर हो गया तो रिंग क्या हो गई आपकी, नॉन एरोमेटिक हो गई। और अगर आप यहाँ पे रिंग को देखो तो अभी भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सब सारे के सारे कॉन्जुगेशन में, सो दिस इज एरोमेटिक। सो किसका कॉन्जुगेट एसिड, आई मीन दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड, तो किसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो आपको ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, ए और बी में, विच इज मोर स्टेबल, सो दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि इसकी रिंग अभी भी एरोमेटिक है, इसकी रिंग अब एरोमेटिक नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड हो गया। एंड देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा, बी इज मोर बेसिक देन ए। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, इज दैट क्लियर? So we'll be resuming with some more examples of the basic strength in the next class, and then फिर उसके बाद जो थोड़ी बहुत और चीजें बची हैं we'll be able to do that. ठीक है? ठीक है क्लास? ओके, तो अभी आप लोग एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ वाले एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, एंड की जो एक्सरसाइजेस होंगी जिसमें एसिड बेस वाले रिएक्शंस हैं वो छोड़ करके आप बाकी के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए पहले से ही, अभी से करते रहिए, ठीक है ना? लास्ट की जो एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 8 एंड 9 आई गेस, यस, ठीक है। बाकी अदरवाइज आप लोग विंडो टू आईआईटी जेईई और ये सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, वो सब सॉल्व करिए, लेकिन उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस है। तो अभी आपने जीओसी ऑलमोस्ट पूरी खत्म कर लिया, आप वो विंडो टू आईआईटी जेईई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? चलो, गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।